नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एनजीओ यानी स्वयंसेवी संस्थाओं की और उससे जुड़ी कानूनी जानकारी की। एक एनजीओ व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और सामाजिक कल्याण में जुटे लोगों का एक समूह अथवा संगठन होता है। एनजीओ एक ऐसा सामाजिक स्वैच्छिक संगठन होता है जिसके बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों का समूह, समुदाय, नागरिक, वॉलंटियर्स आदि जन सेवक समाज के कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। अगर लोगों का समूह या कोई समुदाय सामाजिक परिवर्तन या किसी ऐसे ही मुद्दे पर कार्य करना चाहता है या करता है तो वह बिना पंजीकरण करवाए भी समाज सेवा का कार्य कर सकता है। लेकिन सरकार या अनुदान दाता संगठनों से आर्थिक सहायता या अनुदान लेने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि स्वयंसेवी संस्थाएं अलाभकारी संस्था के रूप में काम करती हैं और इसीलिए वे इसे बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय के रूप में अपना माल बेचकर शुद्ध मुनाफा नहीं ले सकती हैं। इसका मतलब यह है कि संस्था संचालक एक व्यापारी की तरह मुनाफे का उपयोग करके लिए नहीं, खुद के लिए नहीं ले सकता और वो मुनाफे का उपयोग जनहित में, जरूरतमंदों पर, आम जनता पर, प्रोजेक्ट में निर्धारित लाभार्थियों पर और संस्था के कार्यक्षेत्र के विस्तार देने में कर सकता है। यही आम जनहित ही स्वयंसेवी संस्थान बनाने और संचालित करने का कारण, मूल आधार और मूल लक्ष्य और उपयोग है। आज हम एनजीओ से जुड़ी कानूनी जानकारी लेंगे और एक्सपर्ट गुंजन कुमार से इस विषय के बारे में जानेंगे। आपको ये विषय के बारे में तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7967। इसके अलावा आप 0120-612-7968 भी डायल कर सकते हैं। तो आज हम आपको एनजीओ के बारे में कानूनी जानकारी देंगे और हमारे अधिवक्ता गुंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि एनजीओ संस्था का आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है? नमस्कार जारा जी। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपने शुरुआती बात में बताया कि एनजीओ का जो गठन होता है वो समाज सेवा के लिए होता है, वो सेवा के भाव से किया जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसे कभी कभी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका गठन मुख्यतः 3 तरीके से किया जाता है। एक तो इसका गठन एक ट्रस्ट की तरह किया जाता है, जहां एक विशेष कार्य के लिए एक ट्रस्टी होता है जो सेटलर होता है और वो अपना एक ट्रस्ट का निर्माण करता है जहां पे प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का, वो जो भी संपत्ति है, उसका उपयोग एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है। दूसरा तरीका इसका रजिस्ट्रेशन का है, वो एक सोसाइटीज एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो एक सोसाइटी की तरह इसका रजिस्ट्रेशन होता है और एक सोसाइटी की तरह वो अपने कार्यों को अपने बायलॉज में निर्धारित करते हैं और उन कार्यों को वो पूरा करते हैं। एक और तरीका है इन दोनों से थोड़ा अलग, और वो है कंपनीज एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 है, जिसके अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन होती है जी। उसके अंदर उनका जो मुख्य निर्धारण है वो ये है कि इस कंपनी, जो कंपनी सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर होती है, उसे किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करने का अधिकार नहीं होता। वो अपना कार्य, जो उन्होंने अपना एक मोटो बना रखा है, या जो भी जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं समाज कल्याण के लिए, उस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं, किंतु वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये मुख्यतः 3 तरीके हैं जिस तहत भारत के अंदर आप एक एनजीओ का गठन कर सकते हैं। तो एक ट्रस्ट के तरीके से वो आप रजिस्टर कर सकते हैं, एक सोसाइटी के तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर एक सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की तरह आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक जब कंपनी की तरह इनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उस कंपनी के अंदर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अदरवाइज जो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनियां रजिस्टर होती हैं, उसके लिए अनिवार्य होता है कि उनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाए। ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता, कॉर्पोरेशन वगैरह लिख देते हैं, तो उससे वो निश्चित हो जाता है या निर्धारित होता है कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये उसके तहत काम करते हैं। जी 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 गुंजन जी, अगर किसी राज्य में कोई ट्रस्ट अधिनियम नहीं है तो उस राज्य में 1882 ट्रस्ट एक्ट लागू होता है। ऐसे में ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करें? देखिए, ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन में जो सबसे मुख्य चीज है वो होता है ट्रस्ट का डीड बनना। जो प्रॉपर्टी जिस राज्य में स्थित है, निहित है, उस जगह पर ट्रस्ट बनेगा।
जो सेटलर होता है वो सबसे पहले एक ट्रस्ट की डीड बनाता है। ट्रस्ट डीड ये डिसाइड करती है कि ये ट्रस्ट क्या काम करेगा, किन इलाकों में काम करेगा, हो सकता है कि वो पूरे भारत में काम करे या हो सकता है वो किसी एक विशेष जिले के ऊपर भी निर्धारित हो। तो ट्रस्ट डीड सबसे मुख्य चीज होती है, क्योंकि वो ट्रस्ट डीड ये निर्धारित करती है कि ये संस्था क्या करेगी और किन जगहों पे करेगी। उसके बाद एक ट्रस्ट डीड जब बन जाती है तो जो भी हमारे ट्रस्टी हैं, जो 7 ट्रस्टी होने चाहिए मिनिमम, तो ट्रस्टी और उनके जो सेटलर्स हैं उन सब की आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी लगती है, जिसके तहत आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगती है। ट्रस्ट डीड के ऊपर एक स्टैंपिंग होती है। ये जो भी ट्रस्टीज हैं उन सब के फोटोग्राफ्स लगते हैं, उनकी तस्वीरें लगती हैं, उन सब की पैन कार्ड्स लगते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे जिस एड्रेस पे उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो अगर उनका उस ट्रस्ट के नाम पे नहीं जा रहा, तो जो भी वहाँ के जो उस मकान मालिक है या जो लैंडलॉर्ड है उससे उनको एक एनओसी लेना होता है कि इस एड्रेस पे एक ट्रस्ट का ऑफिस बनने जा रहा है। ये सारे कागजात लेकर के हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आजकल सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है और इन सारे कागजातों में अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो 8-10 दिनों के अंदर अमूमन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया है। तो ये ट्रस्ट डीड से शुरू होता है और बाकी काम चलता है। जी, तो सोसाइटी एक्ट के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, ये क्या होता है और इसके तहत रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? जैसा मैंने बताया कि एक एनजीओ का जो गठन होता है वो या तो ट्रस्ट की तरह होता है या सोसाइटी की तरह होता है। तो सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ट्रस्ट तो एक इंडिविजुअल भी शुरू करता है, किसी एक की इच्छा से भी शुरू हो जाता है, बट सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसा कि वो नाम से ही निहित हो जाता है। जी। तो जहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की बात आती है वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ भी मुख्य चीज जैसा मैंने बताया कि जब भी हम एक एनजीओ की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका एक मोटो डिसाइड होना बहुत आवश्यक होता है कि उसने करना क्या है, वो किस क्षेत्र में काम करना चाहता है। तो सोसाइटी एक्ट के अंदर भी उन्हें अपना एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है और बाईलॉज बनाने पड़ते हैं। मेमोरेंडम के अंदर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, किस इलाके में काम करना चाहते हैं, क्या वो इलाके बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। और बाईलॉज ये बताते हैं कि ये सोसाइटी किस तरीके से गवर्न करेगी, अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटियों को कैसे चलाएगी, जैसे उनके प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे, सेक्रेटरी कौन होंगे, उनके जो ऑडिटिंग होगी वो कैसे होगी, ये सारी चीजें उन बाईलॉज में डिफाइन हो जाती हैं। ये मुख्यतः जो सोसाइटीज एक्ट होता है उसके तहत ये गवर्न होता है। इसके बाद उन्हें अपना नाम एक डिसाइड करना होता है। वो नाम डिसाइड तो उनको ट्रस्ट के कंडीशन में भी करना पड़ता है। एक नाम डिसाइड होता है, उस नाम के साथ नाम के डिसीजन के अंदर ये तीनों स्थितियों में नाम के साथ एक चलती है बात कि ये ऐसा नाम, कोई भी नाम वो नहीं डिसाइड कर सकते जो कि प्रोहिबिटेड हो। जैसे एम्बलम एक्ट के अंदर उसके अंदर कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो ये दर्शाए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इसको किसी तरीके से सहायता मिल रही है या उनका किसी तरीके से इससे वरदहस्त है, या कोई नाम ऐसा ना हो जो किसी ट्रेडमार्क को वायलेट करता हो। तो इस तरह के कोई नाम नहीं हो, एक उचित नाम लेना होता है। और फिर जो भी हमारे सोसाइटी के इनिशियल सब्सक्राइबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, उनके आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है। और इन सारे कागजातों को लेकर के, सारे मेंबर्स के सारे कागजातों को लेकर के मेमोरेंडम की कॉपी, एमओए, बाईलॉज एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट, ये सारे कागजातों को लेकर के हमें अप्लाई करना पड़ता है कंसर्न सोसाइटी रजिस्ट्रार सोसाइटीज के पास। और वो इन कागजातों को लेकर अगर उनसे कोई त्रुटि नहीं होती है तो वो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और इस तरीके से सोसाइटी अपने अस्तित्व में आ जाती है और अपना कार्य शुरू करती है। जी, तो सोसाइटी एक्ट के बारे में आपने बताया, वहीं जो कंपनीज एक्ट होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके अंतर्गत एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे कराने का प्रावधान है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट के तहत अंतर्गत जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है वो उसके सेक्शन 8 के तहत होता है। सेक्शन 8 के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और सेक्शन 8 कहता ही यही है कि फॉर जो कंपनी है इनका जो अस्तित्व है वो प्रॉफिट कमाने के नियत से नहीं हो रहा, तो उनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। और उन्हें सरकार से एक पहले उनको परमिशन ले, मैं इस कंपनी को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर करने चाहता हूँ, और उनकी जब परमिशन मिल जाती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन होती है। और जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वो सरकार को दर्शाते हैं कि उनका इसमें उद्देश्य क्या है
और वो ये भी सरकार को अंडरटेकिंग देते हैं कि किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट आता है, किसी तरह का उसमें इनकम जनरेट होता है, तो वो वापस उसी कार्य के यूज के लिए होगा। उस प्रॉफिट को उसके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। और इन सब को देख के सरकार उससे परमिशन देता है और सरकार के परमिशन से इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अब जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जी। जो भी कागजात निर्धारित किए जाते हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, जो दो डायरेक्टर्स शुरुआत में आएंगे, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कंपनी की तरह होता है। सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि अगर वो एक सेक्शन 8 की कंपनी है तो उसके आगे, नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखने की आवश्यकता जो है अदरवाइज कंपनीज एक्ट के तहत, वो इसमें नहीं होती। तो वो सिर्फ उसके नाम के बिना रजिस्टर होता है। तो उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो चाहिए होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनका एक कंसेंट लेटर होता है, DIR 2 कहते हैं उसे। DIR 2 के कंसेंट फॉर्म होते हैं जिसके तहत जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहते दे गिव द कंसेंट कि भाई ठीक है, मैं इसका डायरेक्टर बनने को राजी हूँ। क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उनके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और उनको कई तरह के जो कानूनी कार्रवाई, जो कानूनी कार्य होते हैं उनके नाम से वो पूरे होते हैं और अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जहाँ से वो अपना एड्रेस ऑपरेट कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन जहाँ एड्रेस का कर रहे हैं उस जगह का एड्रेस का प्रूफ चाहिए होता है। एक एनुअल इनकम का एस्टिमेशन चाहिए होता है। तो और जो भी इसके अलावा बोर्ड मेंबर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स अगर कोई और भी बोर्ड मेंबर्स हैं तो उन सब के सारे डिटेल्स उनको चाहिए होती है। ये सारे कागजात जमा करके और उसके साथ वापस से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA और AOA कहते हैं, वो हमारे को बनाना पड़ता है, जिसके अंदर कंपनी के जो उद्देश्य है वो निहित होते हैं, कार्य क्षेत्र निहित होते हैं और उनके कैसे रोजमर्रा की कार्यवाही चलेगी बोर्ड की, वो निहित होते हैं। इन सब कागजातों के साथ और निर्दिष्ट फीस के साथ हम अप्लाई करते हैं और वो रजिस्टर हो जाते हैं। जी जी। गुंजन कुमार जी, जो फंडिंग होती है NGOs की, वो कहाँ से आती है, उसका स्रोत क्या होता है? देखिए, NGO की फंडिंग एक बहुत ही आवश्यक बहुत आवश्यक चीज़ है और इसके ऊपर कई तरह की समस्याएं होती है। देखिए, NGO की फंडिंग 2 तरह की होती है मुख्यतः अगर आप देखें। एक तो उनकी स्वतः जनित होती है, थोड़ी सी, दूसरी उनके पास जो बाहर से फंडिंग दूसरे स्रोतों से आती है, और तीसरी जो वो थोड़ा बहुत इनकम जनरेट कर पाते हैं अपने कार्यवाही के साथ। तो जो स्वतः फंडिंग होती है वो ये होती है कि जैसे उनके मेंबर्स अपनी सब्सक्रिप्शन की फीस हर सालाना भर रहे होते हैं, या किसी तरह से उनके अपने जो एक उन्होंने कॉर्पस बना रखा होता है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट का जनरेशन हो जाता है, तो वो तो एक उनकी स्वतः फंडिंग हो गई। एक फंडिंग होती है जहां उनको दूसरों से ग्रांट मिलता है, जैसे उन्होंने किसी इंडिविजुअल से छोटे छोटे उनको दान मिल रहे होते हैं जिसका वो जो उनके इनकम का पार्ट बन जाता है। तो वो एक फंडिंग होती है जिसमें कई बड़े इंडिविजुअल की पैसे देते हैं, सरकारी क्षेत्र से भी पैसा मिलता है उनको, और गवर्नमेंट ग्रांट जिसे कहते हैं, और इनको प्राइवेट क्षेत्रों से भी पैसा मिलता है। जो पैसा उनके पास आता है और वो उनके इनकम का पार्ट बन जाता है। और तीसरा होता है एक फंडिंग होती है जिसको हम फॉरेन फंडिंग कहते हैं, जहाँ पे कि विदेशों से पैसा उनके पास आता है और वो पैसा भी वो यूज करते हैं अपने पास अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अगर उन्होंने जो भी उनके अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित कर रखा है। इसके अलावा एक होता है कि छोटे मोटे कुछ कार्य वो कर रहे होते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी, कोई किसी तरह की छोटी मोटी कमर्शियल एक्टिविटी जो कि परमिटेड है उनकी, वो करते हैं। तो उससे जो थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो रहा है, जैसे स्कूल चला दिया और स्कूल में अगर उनके 2 पार्ट चल रहे हैं, एक जो कि पूरी तरह से मान लिया जैसे विस्थापित बच्चों की भलाई के लिए, और एक छोटा सा स्कूल का पोर्शन है जो कि जहाँ वो फीस भी ले रहे हैं, तो वो फीस भी उनका एक तरह से इनकम हो जाता है। जी जी। तो इस तरीके से फंडिंग होती है, NGO को मिलती है और वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। हमारे खास मेहमान, हमारे अधिवक्ता गुंजन कुमार जी बने हुए हैं लगातार। गुंजन जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि किसी NGO के लिए GST रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, GST रजिस्ट्रेशन वापस से, जैसा मैंने कहा, NGO अंततः एक संगठन की तरह से खड़ा हो जाता है। जब NGO बन जाता है, या तो वो टैक्स एज ए ट्रस्टी हो, या फिर वो एक सोसाइटी की तरह बन के आए, या फिर वो एक कंपनीज एक्ट के तहत बन के आए, तो वो एक संगठन की तरह बन जाता है। अब सवाल उठता है GST रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन तो सेम प्रक्रिया है जो बाकी संगठनों के रजिस्ट्रेशन की है, कि वो अपने कागजात देते हैं, अपने जो रजिस्ट्रेशन के पैन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देते हैं, और जो ऑफिस एड्रेस होता है वो देते हैं, और इस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। पर मुख्य सवाल ये हो जाता है कि GST की उनको आवश्यकता पड़ती भी है या नहीं पड़ती है।
तो इसमें यह है कि जीएसटी की उनको आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है कि कई ऐसे गतिविधियां हैं जिनके ऊपर उनके अंदर जीएसटी उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। इसकी वजह से उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो बाकी किसी और संगठन की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो एक संगठन है, अंततः मूलतः वो एक संगठन है। ये अलग बात है कि उस संगठन ने प्रॉफिट नहीं कमाना, किंतु है तो वो एक संगठन है। तो एक संगठन की तरह उसको जो भी बाकी संगठन में आवश्यकताएं होती हैं, उसी तरह का इनको भी अपने सारे कागजात जीएसटी अथॉरिटीज को सबमिट करने पड़ते हैं, जहाँ पे वो अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आते हैं, अपने ऑफिस का एड्रेस को अप्रूव देते हैं और अपने जो भी की पर्सन हैं उनके डिटेल्स देते हैं। उनका इस तरीके से उनका जीएसटी का नंबर रजिस्टर हो जाता है, उनका जीएसटी शुरू हो जाता है। जी जी गुंजन जी, तो एक एनजीओ को किस दर पर आकर प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है? देखिए, दर तो निर्धारित होता है स्टेट टू स्टेट बेसिस पे। प्रोफेशनल टैक्स लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता, बट प्रोफेशनल टैक्स लगता है और वो स्टेट टू स्टेट बेसिस पे वेरी करता है, जिसको उनको अपने इससे डिडक्ट करके और अपने प्रोफेशनल्स को उनको पे करना पड़ता है। अमूमन 10% के आसपास चला जाता है, कभी 2%। जी जी, तो एनजीओ के जो कर्मचारी होते हैं, तो रिटायरमेंट के और जो दूसरे बेनिफिट होते हैं वो क्या कुछ होते हैं? क्या कुछ उन्हें फ़ायदे होते हैं जब रिटायरमेंट हो जाता है उनका, उसके बाद भी कुछ मिलता है उन्हें? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एनजीओ अंततः एक संगठन है और जैसे बाकी संगठन है उस तरीके से एनजीओ भी एक संगठन है और उनके ऊपर भी एम्प्लॉय के जो बेनिफिट है, जो उनके एम्प्लॉय हैं वो तो उनके एम्प्लॉय हैं, उनको एनजीओ के कार्यविधि से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो उनके ऊपर वो जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड स्कीम के कर्मचारियों से रिलेटेड लॉ है वो उनसे भी एप्लीकेबल होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई हो गया, वो सारे लॉज उनके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो एक प्राइवेट संस्था, जो भी एक प्राइवेट संस्था है जिसके ऊपर जो भी लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है, ग्रेचुटी की सुविधा होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर ईएसआई के तहत उनकी सुविधा होती है। तो इस तरह की जितनी भी सुविधाएं होती हैं एक कर्मचारी को जो मिलती हैं किसी और संगठन में कार्य करने के लिए, वो सारी सुविधाएं उनको एक एनजीओ के तहत भी जब वो कार्य करते हैं तो उनको मिलती है। जब तक कि वो इस एनजीओ के एक सब्सक्राइबर ना हो, या जैसे सोसाइटी के मेंबर ना हो, या कंपनी के शेयर होल्डर ना हो, अगर वो एक एम्प्लॉय है तो उन्हें एम्प्लॉय की पूरी सुविधा और पूरी प्रोटेक्शन उनको मिलती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती। तो उनके ऊपर पीएफ एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, उनके ऊपर ग्रेचुटी भी लगता है, उनके ऊपर ईएसआई भी लगता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं जो भी सरकार के द्वारा बाकी संगठनों के ऊपर निर्धारित की गई हैं, वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जी जी। वहीं शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस कब एक एनजीओ को लेना पड़ता है? देखिए, जब वो एक अपना कार्य शुरू कर देते हैं, जैसे संगठन अपना कार्य शुरू कर देता है और वहाँ पे उसने अपना ऑफिस खोल दिया, तो उसके बाद उन्हें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, जैसा मैंने बताया, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी हद तक जो वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनके बेनिफिट के लिए होता है। तो उनको उस जगह पे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जब वो अपना कार्य वहाँ शुरू कर देते हैं किसी क्षेत्र में, क्योंकि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट म्युनिसिपल एक्ट है, तो वो हर जगह का एक अलग अलग होता है और वहाँ पे उनको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है। तो जब वो किसी क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं, किसी इलाके में उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया, तो उस ऑफिस के तहत उनको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। जी जी, तो जब एक एनजीओ को डिसॉल्व होना होता है, उसे कब डिसॉल्व किया जाता है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, एनजीओ जैसा मैंने बताया, ये 3 तरीके के एनजीओ होते हैं, ट्रस्ट के तहत होते हैं, सोसाइटीज के अंदर होते हैं, कंपनीज के तहत होते हैं। तो ये तीनों अपने अपने जो उनके स्पेसिफिक लॉज हैं, जैसे ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एक्ट के तहत डिसॉल्व होगा, सोसाइटी है वो सोसाइटी एक्ट के तहत डिसॉल्व होगा, कंपनी है वो कंपनी एक्ट के तहत डिसॉल्व होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे अब कंपनी एक्ट की मैं बात करता हूँ, तो अगर एक एनजीओ एक कंपनी के तहत अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा शुरुआती स्तर में, तो कंपनी के अंदर उनका डिसोल्यूशन होगा और उसमें 2 तरह की चीज़ें वो करते हैं जब हम डिसोल्यूशन के लिए जाते हैं। क्योंकि एक तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी की बात होगी, तो वो अप्लाई करते हैं और वाइंड अप करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एनजीओ अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं जी। एक होता है उनका एमालगमेशन करती, एक ऐसी दूसरी संस्था जो इसी तरह का काम कर रही है उनके साथ उसको एमालगमेट कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि ऐसी सुविधा संभव नहीं है, तो वो इसमें जो कंपनीज एक्ट के तहत अथॉरिटीज़ हैं वो इसको वाइंड अप करने का ऑर्डर देती हैं और फिर वो वाइंड अप होता है। और जो उसके लोन्स वगैरह चुकाने के बाद अगर कोई पैसा बच जाता है कंपनी के पास,
तो वो पैसा वापस से ऐसी संस्थानों के बीच में या कोई फंड्स बच जाते तो वो ऐसी संस्थानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो सिमिलर तरह के काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये तो एक हो गई जैसे कंपनी के बाद सोसाइटीज एक्ट में भी जैसे अगर रजिस्ट्रेशन है तो सोसाइटीज के अंदर सोसाइटी की डी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है हमें सोसाइटी रजिस्ट्रार सोसाइटीज के पास अप्लाई करना पड़ता है और फिर वहाँ से वो हमारे एप्लीकेशन को इवेलुएट करते हैं और फिर उसको डी रजिस्टर कर देते हैं इन अकॉर्डेंस टू लॉ। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो तीन तरीके हैं हमारे इस कंपनी इनके खड़े होने के। जैसे मैंने बताया ट्रस्ट एक्ट के तहत वो रजिस्टर होते हैं। तो ट्रस्ट एक्ट का जो कंपनी जो भी एनजीओ ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो उसका डिसोल्यूशन भी ट्रस्ट एक्ट के तहत होता है, उसके प्रोसीजर्स के तहत होता है। जी जी कुंजन जी, एनजीओ अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर ये प्रतिबंधित होता है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? मुख्यतः ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वो कमर्शियल एक्टिविटी वाली बात आ जाती है। बिकॉज जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि एनजीओ इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी भी तरह का प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी एनजीओ नहीं कर सकता। ऐसी कोई गतिविधि जहाँ से उसे शुद्ध लाभ की प्राप्ति हो, ऐसे कोई गतिविधि वो नहीं कर सकता। एनजीओ का काम है मुख्यतः लोगों जैसे उनके मतलब बच्चों की पढ़ाई हो गई या बूढ़े लोगों की देखभाल होगी, ऐसी हर तरह की एक्टिविटी वो कर सकते हैं। बट कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग आ जाता है, शुद्ध प्रॉफिट अर्निंग की बात आती है, वो उस तरह का मुख्यतः आप ये देख लें कि ये काम है वो नहीं कर सकते। जी जी, तो किन आर्थिक गतिविधियों पर एनजीओ को काम करने पर प्रतिबंध है? यस, आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध। जी जी, तो जो आर्थिक गतिविधि मैंने बताया कि आर्थिक गतिविधि इस तरीके से प्रतिबंध नहीं है कि वो बिल्कुल कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी आर्थिक गतिविधि है जो इंसिडेंटल टू देयर एक्टिव एक्ट है, जिससे उनको आ जाएगा पैसा बट वो उनके लिए वो सही नहीं है, तो वो गतिविधि वो कर लेते, बट प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो ऐसी कोई आर्थिक गतिविधि अंडरटेक नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, शुक्रिया गुंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी एनजीओ से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को। उम्मीद है उन्हें ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।